में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो यदि 0 हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम यदि है तो रूट कहां रहते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर, ठीक है। और यदि जे ओमेगा एक्सिस पर रूट लाई कर रहे हैं तो सिस्टम मार्जिनली होते हुए ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, और वहां से हमने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली थी, वो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आई थी रूट डी अपॉन बी और रूट सी बाई ए। देखिए अब हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर सिस्टम कंसिडर करते हैं और उसके लिए वैल्यू चेक करते हैं कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी और रूट कहां लाई कर रहे होंगे, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम, स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर सिस्टम को यदि मैं देखूं, के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। इनपुट हो गया आर ऑफ एस, ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है के अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। यहां से हमें आउटकम मिल गया सी ऑफ एस। ये यहां यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। बात आ रही है समझ में? तो इसने ये पूछा है कि के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल रहेगा, और यदि हम के की वैल्यू को ज्यादा कर दें तो सिस्टम कब। ये लूप ट्रांसफर फंक्शन था, हमें पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि कोई सिस्टम, यदि मान लीजिए कोई एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, राइट, थर्ड ऑर्डर सिस्टम ये हो गया सपोज ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम था जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। तो हमने बोला कि यदि बी सी इज ग्रेटर देन ए डी होगा तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, यही बात थी। इससे आगे यदि हम बोल दें बी सी इज लेस देन ए डी यदि हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो कितने रूट आरएचपी में रहेंगे, 2 रूट आरएचपी में रहेंगे और 1 रूट एलएचपी के अंदर रहेगा। और यदि बीसी इज इक्वल टू एडी हो जाता है तो हमने बोला कि सिस्टम इस कंडीशन पर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल मींस जो रूट थे वो कहां लाई कर रहे थे, जे ओमेगा एक्सिस पर। और ये जब जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, आज सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, और जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सी अपॉन ए, यही बात थी। और जिस लोकेशन पर ये रूट होंगे वो जो लोकेशन है वो हो जाएगी जे रूट डी बाई बी या जे रूट सी बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस जे रूट डी बाई बी ए के बराबर। यही कहानी अभी तक हमने पढ़ी। तो हम क्या करते हैं, जो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये बोला है कि ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम है उसके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या रहेगी, हम के की वैल्यू को क्या रखें कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। बात आई समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उससे हम क्या करें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिजाइन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, ओपन लूप ऑफ एस, राइट, तो फंक्शन निकालता हूं तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस जी इंटू एच, राइट। एच क्या है, फीडबैक, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो वहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। इट मींस 1 प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू 0। तो यदि मुझे g पता है, राइट, h भी यदि मुझे पता है तो क्या हम डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस g की वैल्यू हो गई k अपॉन इंटू एस प्लस बी इंटू एच, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है दैट इज 1 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने एलसीएम लिया एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, यहां आ जाएगा एस इंटू एस प्लस ए प्लस के इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? इसको हमने सॉल्व किया, ये आ जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए इंटू बी प्लस के इज इक्वल टू 0, और अगेन दिस इज सिंप्लीफाइड एस क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू एस प्लस के इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में? ठीक है, ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। ये जो सिस्टम होगा थर्ड ऑर्डर, ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि स्टेबल सिस्टम होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, नेसेसरी कंडीशन, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। इट मींस एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1 पॉजिटिव है। एस स्क्वायर ए प्लस बी, चूंकि रूट एलएचपी में लाई कर रहे हैं तो ए प्लस बी पॉजिटिव हो जाएगा। ए इंटू बी, ये भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू फॉर नेसेसरी कंडीशन, के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं कि जो k है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है? k की वैल्यू 0 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? नेसेसरी कंडीशन जो दूसरी है वो क्या बोलता है? कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एस क्यूब भी प्रेजेंट है, एस स्क्वायर भी प्रेजेंट है, एस की पावर 1 भी प्रेजेंट है, तो एस की पावर 0 भी प्रेजेंट होना चाहिए। यदि सपोज हम k की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी। दैट मींस एस की पावर जो 0 है वो टर्म 0 हो गई, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए? जो k है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये तो आया फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। अब हम सफिशिएंट कंडीशन और देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन क्या प्राप्त होती है? थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि स्टेबल सिस्टम है तो हमें कंडीशन चाहिए होती है कि जो b इंटू सी है उसकी वैल्यू a इंटू डी से ज्यादा होनी चाहिए। b क्या होता था? b होता था एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट। तो यदि हम यहां लिखें a प्लस बी, यहां एस स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, राइट, a प्लस बी इंटू सी क्या होता था? s की पावर 1 का कोफिशिएंट, दैट इज a इंटू बी। ये हो गया b इंटू सी, राइट। यहां b है a प्लस बी, c है a इंटू बी। दैट शुड बी ग्रेटर देन a इंटू बी, सॉरी a इंटू डी। a हो गया s की पावर क्यूब जो है उसका कोफिशिएंट, दैट इज 1, और इंटू डी, डी क्या हो गया? कांस्टेंट जो है k। बात आई समझ में? तो क्या हम यहां से कंडीशन निकाल सकते हैं? यहां से कंडीशन आई k की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन a प्लस बी इंटू ए बी, तो हम बोलेंगे सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। ये आया हमें नेसेसरी, सॉरी सफिशिएंट कंडीशन। कंडीशन पता लग गई। नेसेसरी कंडीशन तो क्या बोलती है? k की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलती है? k की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए। यदि मैं इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करूं तो हमारे पास फॉर बैलेंसिंग, फॉर स्टेबल सिस्टम हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है कि जो k है उसकी वैल्यू 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए, k शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है और वहां से पूछ लेता है कि फॉर व्हाट वैल्यू सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। तो जो यदि k है उसकी वैल्यू 0 और a प्लस बी इंटू ए बी के बीच में लाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा, राइट। यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां होंगे? रूट रहेंगे एलएचपी के अंदर। कितने रूट रहेंगे इस इक्वेशन के? थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, 3 रूट रहेंगे, तो 3 रूट विल लाई इन एलएचपी, 3 रूट्स इन एलएचपी। बात आई समझ में? 3 रूट कहां रहेंगे? एलएचपी के अंदर, ठीक है। ये तो कहानी हुई फॉर स्टेबल सिस्टम। मान लीजिए k की वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से ज्यादा हो जाती है। इफ k इज ग्रेटर देन a प्लस बी
इंटू ए बी। मतलब क्या हुआ, बी सी जो है वो ए डी से कम हो गया, ये हो गया बी इंटू सी, वो ए डी से कम हो गया। तो इस समय सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम। यही कंडीशन है, बी सी इज लेस देन ए इंटू डी, राइट। यदि ये कंडीशन हो गई बी सी इज लेस देन ए डी, तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि अनस्टेबल होता है, तो हमें पता है कितने रूट एलएचपी में रहेंगे, एक रूट तो रहेगा एलएचपी के अंदर, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द दो रूट हैं वो कहां रहेंगे, दो रूट इन आरएचपी। हमें पता है कि यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम अनस्टेबल हो गया तो मिनिमम दो रूट कहां जाएंगे, आरएचपी के अंदर। ये कहानी हुई कब, जबकि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम। एक और डिस्कशन अब हम करते हैं। कल हमने देखा था कि भाई यदि बीसी एडी के बराबर हो जाता है, इफ बीसी इज इक्वल टू एडी, यदि बीसी एडी के बराबर हो जाता है, तो हमने क्या बोला कि इस कंडीशन पर जाकर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। यही कहानी थी, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाता है। और जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो रूट कहां रहते हैं, रूट रहते हैं आपके जे ओमेगा एक्सिस पर। रूट कहां रहेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर। इन रूट की वैल्यू क्या आती थी, रूट डी अपॉन बी या रूट सी अपॉन ए के बराबर। और इस समय जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो हमें यहां से मतलब सिस्टम रहा है, तो उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी थी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, दैट इज रूट डी बाई बी और रूट सी बाई ए, यही प्राप्त होती है। तो यदि ये सिस्टम बी सी इज इक्वल टू एडी हो जाता है, इट मींस यदि के की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए डी, सॉरी ए बी, इसके बराबर हो जाती है, प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो गया, इस कंडीशन पर जाकर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो रूट कहां हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे जे ओमेगा एक्सिस पर। ये हो गए जे ओमेगा एक्सिस पर रूट। इन रूट की वैल्यू क्या रहेगी, रूट डी अपॉन बी या रूट सी बाई रूट डी बाई बी या जे रूट सी बाई ए। तो अब हमें पता करना है कि भाई ये रूट की लोकेशन क्या होगी फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम यदि मैं इस रूट की वैल्यू निकालूं जहां पर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो ये क्या होता है, रूट डी अपॉन बी। डी क्या होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रूट सी अपॉन ए। सी क्या होता है, एस की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज ए इंटू बी। ए क्या है, एस की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 1 दैट इज दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। सिमिलरली ये जो रूट होगा ये हो जाएगा माइनस जे रूट। और इसको यदि मैं क्लियर फॉर्म में बोलूं तो ये बेसिकली था अपॉन ए दैट इज रूट ए बी अपॉन 1 दैट इज जे रूट ए इंटू बी। बात आई समझ में। तो जब सिस्टम के की वैल्यू को a प्लस बी इंटू ए बी के बराबर कर लेता है, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम यदि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां हो जाएंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर, और इन रूट की लोकेशन आ जाएगी a इंटू बी, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी के बराबर। अब हम बात करते हैं कि भाई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, तो इस समय जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑसिलेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी। तो यहां से हम निकालें ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये आती है रूट सी बाई ए या रूट डी बाई बी। मीनिंग क्या हुआ, जो रूट की लोकेशन होंगी वही सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मीनिंग समझ में आ रहा है, यहां भी रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए, यहां भी रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए। मतलब जिस पॉइंट पर ये रूट लाई कर रहे होंगे वही उस सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब उसी वैल्यू से सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर दोबारा से यदि मैं यहां से वैल्यू निकालूं इस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की,
अंडर रूट ऑफ सी, सी था एस की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज ए इंटू बी अपॉन ए था एस क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, दैट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में? तो इस तरह से यदि आपको कोई एक सिस्टम दिया हुआ है थर्ड ऑर्डर सिस्टम, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है या हम बोले हैं जिसका कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है k अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी की फॉर्म में, तो हमें पता है फॉर स्टेबल कंडीशन, स्टेबिलिटी के लिए k जो है उसकी वैल्यू a प्लस बी इंटू ए बी से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। यदि इससे वैल्यू k की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, 2 रूट आरएचपी में रहेंगे और 1 रूट एलएचपी में रहेगा। और यदि BC की वैल्यू AD के बराबर हो जाती है, मतलब K की वैल्यू यदि A प्लस बी इंटू ए बी के बराबर हो जाती है, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हुआ दैट मींस जो रूट रहेंगे वो कहां रहेंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर, और जे ओमेगा एक्सिस पर जब ये रूट रहेंगे तो सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी अंडर रूट ऑफ डी अपॉन बी या रूट सी बाई ए, और यहां से इसकी वैल्यू आती है रूट ए इंटू बी। तो हमें 2-3 वैल्यूज याद रखनी है यहां से। एक तो भाई ये जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्या होती है, रूट ए इंटू बी, और सिस्टम की मार्जिनली स्टेबल कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए के की, वो होनी चाहिए ए प्लस बी इंटू ए बी के बराबर। तो इस तरह से इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम को भी हमें याद रखना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यूज को पता रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए एस की पावर 4 बी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस डी इंटू एस प्लस ई इज इक्वल टू 0। राइट, इस फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने स्टेबिलिटी की कंडीशन देखी थी। स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या आई थी, फॉर स्टेबल कंडीशन, फॉर स्टेबल सिस्टम क्या था कि जो b इंटू सी है दैट शुड बी ग्रेटर देन AD होना चाहिए। एक कंडीशन और देखी थी हमने यहाँ, वो थी d की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। BC इज ग्रेटर देन AD और D इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD के बराबर। राइट, अब यदि हम देखें for unstable system, for unstable system, unstable के लिए हमने क्या बोला कि भाई यदि BC लेस देन AD हो जाता है या फिर D की वैल्यू लेस देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस AD हो जाता है, तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। और जब सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा तो रूट कहां रहेंगे, आरएचपी के अंदर। कितने रूट, यदि फोर्थ ऑर्डर सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है तो, और बाकी के जो 2 रूट वो कहां रहेंगे, एलएचपी के अंदर। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, ओनली 4 रूट्स। तो इन 4 रूट्स में से 2 रूट तो रहेंगे आरएचपी में और 2 रूट रहेंगे। आता ही समझ में। यहां एक कंडीशन और आ जाती है कि यदि मान लीजिए BC इज लेस देन AD या BC इज इक्वल टू AD एंड D इज लेस देन बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस AD है, तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। ये कहां से आती है, इसके लिए हम क्या करें, इसकी राउथ एरे टेबल बना लें। राउथ एरे टेबल क्या होगी, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की 0, s की पावर 4 के आगे हम लिखेंगे s की पावर 4 का कोफिशिएंट दैट इज a, s की पावर 3 के आगे लिखेंगे s की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज b, फिर आगे a के आगे हम लिखेंगे s की पावर 2 का कोफिशिएंट दैट इज c, इसके आगे हम लिखेंगे b के आगे s की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज e। राइट, इसी तरह से s की पावर जो 0 है उसका कोफिशिएंट हमने लिख दिया e। ये वैल्यूज तो हमें दी हुई है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली। अब हमें एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एस स्क्वायर की वैल्यू आती है यहां से BC माइनस AD अपॉन B। राइट, और यहां से ये वैल्यू आ जाती है E के बराबर।
यहां ये वैल्यू आती है डी माइनस बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस ए डी। जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमने क्या बोला कि यदि भाई नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव और ई पॉजिटिव है, ये तीनों क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या हो सकता है, BC इज माइनस ए डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब BC ग्रेटर देन ए डी और D ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस ए डी। दैट मींस दोनों ये जो क्वांटिटी मिलेंगी ये भी पॉजिटिव मिलेंगी, ये पॉजिटिव हो गया, तो इस समय तो सिस्टम हो गया स्टेबल सिस्टम, राइट। अब आगे हम अनस्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो अनस्टेबिलिटी के बारे में क्या होगा, ये तो अगेन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। BC माइनस ए डी यदि ये लेस देन 0 हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव हो गया। D इज लेस देन बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस ए डी, ये भी नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव है। तो कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हुए, 2 नंबर ऑफ साइन चेंजेस हुए, 2 रूट RHP में। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यदि BC इक्वल टू AD हो जाता है, BC इक्वल टू AD, ये टर्म यदि 0 हो जाती है, यदि ये टर्म 0 हो जाती है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये डिफिकल्टी नंबर 1 हो गया। यदि ये डिफिकल्टी नंबर 1 हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो तब और D इज लेस देन क्या है, बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस ए डी, तो उस समय ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमने एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया, ये भी पॉजिटिव। लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0, दैट मींस ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो अब यदि मैं टॉप टू डाउन जाऊं, अब भी कितने साइन चेंजेस मिल रहे हैं, 2 साइन चेंजेस मिल रहे हैं, तो अब भी कितने रूट RHP में रहेंगे, 2 रूट RHP में रहेंगे। तो यदि BC इज इक्वल टू AD कर दिया तब भी सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा और रूट कहां रहेंगे, RHP के अंदर, 2 रूट RHP में, 2 रूट LHP में। ये कंडीशन हो गई ये वाली जो हमने अनस्टेबल सिस्टम। अब हम एक और बात करते हैं फॉर मार्जिनली स्टेबल। तीसरी आती है मार्जिनली स्टेबल। सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कब होगा, जबकि जो सिस्टम के रूट हैं वो j ओमेगा एक्सिस पर लाई करें और उन रूट में क्या हो, सिमेट्री हो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री कब मिलती है, जब सिस्टम में यदि डिफिकल्टी नंबर 2 जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डिफिकल्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि जो रूट है वो कहां लाई कर रहे होंगे, वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री होंगे। बात आई समझ में। मीनिंग क्या हुआ, ओरिजिन के डिफिकल्टी नंबर 2 एग्जिस्ट होना चाहिए। डिफिकल्टी नंबर 2 एग्जिस्ट कब होगा, जबकि कोई एक ऑड रो 0 हो जाती है, जबकि कोई एक ऑड रो 0 हो जाती है, तो हम बोलेंगे डिफिकल्टी नंबर 2 एग्जिस्ट है। और यदि डिफिकल्टी नंबर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस जो रूट है वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री है, राइट। वो j ओमेगा एक्सिस पर भी सिमेट्री हो सकती है, रियल एक्सिस पर भी सिमेट्री हो सकती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन में भी सिमेट्री हो सकती है। तो इसके लिए, और जब ये सिमेट्री होगी तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम या अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो अब देखिए यहां ऑर्डर कौन सी 0 हो सकती है, क्या ये यहां केवल 2 ही ऑर्डर हैं, एक तो s की पावर 3 और एक s की पावर 1। हमने नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब b जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यदि b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये तो डिफिकल्टी नंबर 2 यहां तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यहां ये तो ऑर्डर 0 नहीं हो सकती। अब केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यदि ये ऑर्डर 0 हो जाती है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया, दैट मींस जो रूट है वो कहां लाई कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है, सिमेट्री है। मतलब क्या हुआ कि जो D है यदि वो बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस AD के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा, राइट। D इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई अपॉन BC माइनस AD हो गया, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया। अब यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो रूट कहां है, सिमेट्री है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इन रूट की लोकेशन हम कहां से पता करते थे, जो हमारे पास ये ऑर्डर रो 0 है, इससे ऊपर वाली जो रो थी इससे हम पता करते थे कि ये जो रूट होंगे इनकी लोकेशंस क्या होगी। तो यहां से हम एक ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल डिजाइन करते थे। ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल क्या होगा, यहां यदि हम देखें ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल,
ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल आ जाएगा यहां से BC माइनस AD अपॉन B इंटू एस स्क्वायर प्लस E इज इक्वल टू 0 प्लस E इसकी पावर 0 दैट इज 1, तो ये आ गया E। राइट, यहां से हम एस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर आ जाएगा यहां से माइनस E इंटू बी अपॉन BC माइनस AD। बात आई समझ में? देखिए हम क्या करते हैं, इस BC माइनस AD की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। यहां से BC माइनस AD क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर E अपॉन D। मीनिंग क्या हुआ, BC माइनस AD की इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं, E इंटू बी अपॉन BC माइनस AD आया बी स्क्वायर E अपॉन D, बी स्क्वायर E अपॉन D। इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा यहां पर रूट D अपॉन B के बराबर। मीनिंग यहां से यदि मैं S की वैल्यू निकालूं तो S क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस J रूट, सॉरी दिस इज नॉट रूट, रूट D बाई B के बराबर। तो ये आ गए हमारे पास रूट S जो वैल्यू है, मतलब जो हमें पता लगा कि बी स्क्वायर E D की वैल्यू बी स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD के बराबर है, दैट मीन्स दिस ऑर्डर इज जीरो। यदि ये ऑर्डर जीरो है दैट मीन्स जो रूट है वो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्री है और सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, रूट सिमेट्री है, तो रूट किस तरह से निकालते थे हम, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से। ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से हमने बोला कि जो रूट है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर उनकी सिमेट्री है, मतलब रूट की जो लोकेशंस रहेगी वो आ गई कुछ इस तरह से, ये हो गई जे ओमेगा एक्सिस, दिस इज सिग्मा एक्सिस, ये रूट आ गया रूट D बाई बी, जे रूट D बाई बी, और ये आ जाएगा माइनस जे रूट D बाई बी। अब देखिए रूट कहां लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर। यदि रूट जे ओमेगा एक्सिस पर है तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, रूट यदि जे ओमेगा एक्सिस पर है तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, क्योंकि इस तरह से यदि रूट की लोकेशन मिल रही है जे ओमेगा एक्सिस पर, एक लोकेशन पर एक ही रूट पेयर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस समय कंडीशन क्या हो जाएगी, मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। तो हमने क्या बोला, यदि D इज इक्वल टू बी स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो ये ऑसिलेट भी करना चाहिए, तो इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते थे हम, जो ये रूट की लोकेशन थी वही क्या हो जाएगी इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी वैल्यू से वो ऑसिलेट करना कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ D अपॉन बी, दैट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में? तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए भी कंडीशन निकल के आती है कि BC यदि AD से जाता है, D ग्रेटर देन बी स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD है तो सिस्टम स्टेबल होगा। यदि इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, दो रूट RHP में दो रूट LHP में रहेंगे। एक कंडीशन और डिस्कस की हमने अब यहाँ पर कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कब होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा जब D की वैल्यू बी स्क्वायर E अपॉन BC माइनस AD के बराबर हो जाती है। उस समय हमने रूट की लोकेशंस पता की, तो रूट की लोकेशन आई यहाँ पर जे ओमेगा एक्सिस पर, दैट मीन्स ये सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। रूट की वैल्यू आई अंडर रूट D बाई बी, ये माइनस रूट D बाई बी। अब हमने यहाँ से भाई जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो सिस्टम ऑसिलेट भी करना चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, रूट D अपॉन बी के बराबर। इस तरह से हमें ये वैल्यूज याद रखनी है, क्या क्या वैल्यू, रूट D बाई बी, रूट की लोकेशंस पूछ लेता है आपसे, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम दे देगा, रूट की लोकेशंस पता कर लेगा, या बोल देगा कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या पूछ लेगा कि भाई के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, और के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। राइट, इस तरह से ये डिस्कशन था फॉर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। और हम आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं।
ये है k इंटू एस प्लस वन अपॉन एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s plus 1, right? This is r of s. ये मिला हमें c of s. यहां से हमने आउटकम से एक फीडबैक दे दिया टू दिस इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. k इंटू एस प्लस वन अपॉन एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1. इसने बोला है कि यदि क्लोज्ड लूप सिस्टम, क्वेश्चन क्या है, यदि क्लोज लूप सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन फ्रीक्वेंसी से ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, क्लोज लूप सिस्टम, देन फाइंड के एंड ए वैल्यू. तो हमें के और ए की वैल्यू पता करनी. तो अब हम क्या करें, इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं. ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यहां से हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को 0 कर दें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी. तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा ये आ जाएगा g अपॉन 1 प्लस g इंटू एच. यदि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा g अपॉन 1 प्लस जी एच. यदि यहां हम h की बात करें तो h क्या है, यूनिटी. ये वैल्यू आ जाएगी g अपॉन 1 प्लस जी. h की वैल्यू 1 हो गई. तो क्या हम यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस जी इज इक्वल टू 0. जी आपको पता है, 1 आपको पता है, हम यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं. यह आ जाएगा 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0. एस क्यूब प्लस ए एस स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2s, यहां से के एस, ये आ जाएगा 2 प्लस के इंटू एस प्लस यहां से कांस्टेंट आ गया 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. ये हमने यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कर ली. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है, ये थर्ड ऑर्डर की है. अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि क्लोज्ड लूप सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड. हमें पता है, हमने कंडीशन पढ़ी कि यदि थर्ड ऑर्डर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेट कब करेगा, जबकि सिस्टम क्या हो, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. हमने यही कंडीशन पढ़ी, सिस्टम ऑसिलेट तभी करता है जबकि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है. और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कब होगा, जबकि जो रूट रहेंगे वो कहां लाई कर रहे होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर. यही कंडीशन थी. तो हमने थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन फाइंड आउट करी थी कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कब होगा, जबकि b इंटू सी जो है उसकी वैल्यू यदि a इंटू डी के बराबर हो जाती है तो इस समय सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम रहेगा. मार्जिनली स्टेबल सिस्टम रहेगा तो रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाई करेंगे, और यदि रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा. जो रूट की वैल्यू रहेगी उसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता रहेगा. बात आई समझ में. तो एक कंडीशन हमें पता लगी कि सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, दैट मींस b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी. बी क्या होता है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a. सी क्या होता है 2 प्लस के, एस की पावर 1 का कोफिशिएंट 2 प्लस के इज इक्वल टू a क्या होता है एस क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 1. डी क्या होता है कांस्टेंट दैट इज 1 प्लस के. यहां से आ जाएगा a इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 1 प्लस के. इक्वेशन नंबर 2.
राइट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक चीज और हमें पता है कि इसने क्या बोला, सिस्टम जो है उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है 2 रेडियन पर सेकेंड। हमें पता है थर्ड ऑर्डर सिस्टम यदि हमें दिया हुआ है तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी होती है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये आती है रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए के बराबर। यही फॉर्मूला होता है रूट डी बाई बी या रूट सी बाई ए, और इसकी वैल्यू इसने कितनी दे दी, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या हम यहां से रूट डी अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए डी क्या हो गया 1 प्लस के, बी क्या हो गया ए, राइट। या तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं या रूट सी अपॉन ए, रूट सी की वैल्यू हो गई 2 प्लस के, ए क्या हो गया 1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, रूट सी अपॉन ए दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस के अपॉन ए हो गया 1 दैट इज इक्वल टू 2। यही वैल्यू आएगी रूट सी बाई 8 से। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 4, के की वैल्यू आ गई यहां से 2। कोई दिक्कत? तो हमें पता लग गया के की वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए 2। यदि के की इस 2 वैल्यू को मैं यहां पुट करूं तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज, जो ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 3/4 के बराबर। बात आई समझ में? तो हमें पता लग गया यदि के की वैल्यू तो 2 हो और ए की वैल्यू 3/4 के बराबर है तो ये जो सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा जिसकी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में? तो इस तरह से हमें जो हमने कंडीशंस निकाली उनको हमें इस तरह से अप्लाई करना है इनटू द सिस्टम। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें इस तरह से इन कंडीशंस को अप्लाई करना और वहां से के या ए या जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, राइट। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है s की पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 11s स्क्वायर प्लस 6s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये एक हमें फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for the system to be stable। यदि सिस्टम स्टेबल सिस्टम फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमें यदि स्टेबिलिटी की कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जो सारे कोफिशिएंट हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, राइट। मतलब s की पावर जो 4 है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, s की पावर 3 का कोफिशिएंट पॉजिटिव, s की पावर 2 का कोफिशिएंट पॉजिटिव, s की पावर 1 का कोफिशिएंट पॉजिटिव। ये जो कांस्टेंट है इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जो k है इसकी पावर जो 0 थी उसका कोफिशिएंट, मतलब k जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो पहली कंडीशन है फ्रॉम नेसेसरी कंडीशन। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है, कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसकी पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। एस की पावर जो 0 है, यदि मान लो k 0 हो जाता है तो ये टर्म मिसिंग हो जाएगा। ये टर्म मिसिंग होते ही सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो k जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। दूसरी, अब हमने इस फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए अभी अभी देखा था कि यदि BC की वैल्यू AD से ज्यादा होती है तो सिस्टम स्टेबल होगा। B इंटू सी इसकी वैल्यू A इंटू डी से ज्यादा होगी तब जाके सिस्टम स्टेबल होगा। B इंटू सी हो गया 6 इंटू 11 दैट इज A इंटू डी। A हो गया 1, D हो गया 6। तो BC की वैल्यू AD से ज्यादा हो गई। 66 इज ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। एक और कंडीशन थी, वो क्या थी,
कि जो d है दैट इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस एडी होना चाहिए, तब जाके सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। डी की वैल्यू हम देखते हैं 6, डी हो गया 6 ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बी हो गया 30 स्क्वायर हो गया 36 इंटू ई हो गया के अपॉन बी इंटू सी ये हो गया 66 माइनस ए इंटू डी ये हो गया 6। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां से यदि हम के की वैल्यू फाइंड आउट करें, के इज ग्रेटर देन 36 अपॉन इंटू के अपॉन 60, दैट इज के को यदि हम यहां से सिंप्लीफाई करें तो के की वैल्यू आ जाएगी के इज लेस देन 10। बात आई समझ में? ये हो गई नेसेसरी कंडीशन से, ये आ गई हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन से, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए हमें दो सफिशिएंट कंडीशन वेरीफाई करवानी होती है, बीसी ग्रेटर देन एडी और डी ग्रेटर देन बी स्क्वायर ई अपॉन बीसी माइनस एडी। ठीक है, हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाई तो हमें पता लगा कि भाई के जो है उसकी वैल्यू 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, और के की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तब जाके सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो पाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल के जो है उसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में यदि लाई करेगी तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इस कंडीशन पर जाकर सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा। यदि मान लीजिए यदि मान लो कि भाई के की वैल्यू यदि 10 के बराबर हो जाती है, यदि के की वैल्यू 10 के बराबर हो जाती है तो इस समय सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इस समय सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि के की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाती है तो अब सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रूट रहेंगे वो कहां लाई करेंगे, आरएचपी के अंदर। हाउ मेनी रूट्स आर देयर? चूंकि फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, 4 रूट रहेंगे, इन 4 में से 2 रूट तो रहेंगे आरएचपी के अंदर, बाकी के जो 2 रूट रहेंगे वो कहां रहेंगे, एलएचपी के अंदर। बात आई समझ में? ठीक है, के की वैल्यू यदि 10 से ज्यादा हो गई तो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। के की वैल्यू यदि 0 से 10 के बीच में हुई सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और यदि के की वैल्यू 10 के बराबर हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। वो यहां से एक चीज और पूछ सकता है कि भाई सिस्टम यदि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है केवल अंडर रूट डी अपॉन बी, रूट सी बाई ए फॉर्मूला नहीं होता है, वो केवल ऑर्डर सिस्टम। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए केवल एक फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ डी अपॉन बी। अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू क्या हो गई, यहां से डी हो गया एस की पावर 1 का कोफिशिएंट दैट इज 6 अपॉन बी, बी हो गया एस की पावर 3 का कोफिशिएंट दैट इज आल्सो 6। तो यह आ गया 6 अपॉन 6, हाउ मेनी, अंडर रूट ऑफ 1 दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। मतलब जो यदि के की वैल्यू 10 के बराबर हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और इस समय जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ओमेगा वो जाएगी 1 रेडियन पर सेकंड, मतलब 1 रेडियन पर सेकंड से ये सिस्टम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। बात आई समझ में? ये है फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, वही हमने देखा, वही फॉर्मूला काम में लिया जो बेसिक कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या कंडीशन, यहां हमने स्टेबल के लिए बात करी, वो पूछ लेगा मार्जिनली स्टेबल के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अनस्टेबल है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट कितने कहां रहेंगे, आरएचपी में कितने रहेंगे, एलएचपी में कितने रहेंगे। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। यदि मैं बोलूं मार्जिनली स्टेबल के लिए सिस्टम के रूट कहां रहेंगे, तो हमने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वही रूट की लोकेशंस हो जाएंगी, क्योंकि इसी लोकेशन पर रूट रहते हैं और यही इस रूट जो रूट की वैल्यू आती है उसी से सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा। तो एक तो हो जाएगा J1 और ये हो जाएगा -J1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 1, तो ये हो गया J1 और ये हो गया
माइनस J1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम एंड फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राइट, यहाँ एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है जिसका कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k अपॉन एस इंटू एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस टू। ठीक है, इसने पूछा है कि यदि यहाँ सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है और k की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले इस सिस्टम के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसको हम आगे डील करते हैं। तो सबसे पहले क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ही हो जाएगा 1g अपॉन 1 प्लस जी एच। एच की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो गया g अपॉन 1 प्लस जी। तो यहां से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हो जाएगी g हो गया k अपॉन s इंटू एस प्लस टू इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस टू अपॉन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से हो जाएगा वन प्लस जी इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं 1 प्लस जी, दैट इज 1 प्लस जी हो गया k अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस टू इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ जाएगा s इंटू एस प्लस टू इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस टू प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, s इंटू एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा s इंटू एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4s दैट इज 6s प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, और दिस इज s पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस k इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। तो हमने क्या किया, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। इसने क्या बोला है कि सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यदि सिस्टम फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है तो फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए हमने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली कि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम, ऑसिलेटिंग रूट डी अपॉन बी के बराबर। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए होता है रूट डी अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू रूट डी हो गया 4, बी हो गया 4, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज 1 रेडियन पर सेकेंड। बात आई समझ में। तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई 1 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा इसने बोला है हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, उसने बोला है ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड है, सिस्टम ऑसिलेट कब कर रहा होगा, जबकि सिस्टम के जो रूट है वो कहां लाई कर रहे होंगे, j ओमेगा एक्सिस पर।
जब सिस्टम के रूट जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, मतलब सिस्टम क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। और जब यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो उस समय कंडीशन क्या होती है फॉर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है तो कंडीशन होती है फॉर मार्जिनली स्टेबल कंडीशन, मार्जिनली स्टेबल, फॉर मार्जिनली स्टेबल डी जो है उसकी वैल्यू बी स्क्वायर ई अपॉन बी सी माइनस ए डी के बराबर होती है। यही कंडीशन होती है फॉर मार्जिनली स्टेबल। तो अब हम यहां से डी के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी की वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट इज 16 इंटू ई हो गया के अपॉन बी इंटू सी ये हो गया 24 माइनस ए इंटू डी ये हो गया 4। बात आई समझ में। तो यहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 16 के अपॉन 20 और k इज इक्वल टू 5। तो जब k की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी उस समय सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा और इस समय जो सिस्टम की ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 1 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से यहां स्टेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें थर्ड ऑर्डर सिस्टम, फोर्थ ऑर्डर सिस्टम के लिए मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन और उसके लिए जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यूज को याद रखना, उनका फॉर्मूला क्या होता है। आपने क्या करना है, आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए, वहां से ए बी सी डी ई पैरामीटर फाइंड आउट कर लीजिए और जो आपके पास कंडीशंस होती है वहां वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी को यहां फिनिश करते हैं।